हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज का 4th लेसन और इसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन पे आता है। तो बट यहाँ पे हम लोग 2 डायमेंशनल को इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, बट प्रोजेक्टाइल मोशन को हमें डिटेल में पढ़ना होता है। अगर जेई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको लगभग हर साल आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत वैरायटी का होता है। एक होता है ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जिसमें टावर के ऊपर से जाके आप हॉरिजॉन्टली उसको प्रोजेक्ट करते हो और उसके बाद हो सकता है कि उस टावर के ऊपर जाके आप एक एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल आप प्रोजेक्ट करते हो। तो उस सिचुएशन पे क्या क्या पैरामीटर्स आपको निकालने देता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं तो एंड तक इस वीडियो को देखिए और आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप खुद ब खुद कर सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे मैं और क्वेश्चन भी लूंगा, तो बढ़िया तरीके से हमको इस चैप्टर को समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन का क्या मतलब है असलियत में देखा जाए तो, कि कोई भी पार्टिकल अगर 2 डायरेक्शन पे मोशन कर रहा है, इसका मतलब 2 डायरेक्शन पे अपना पैरामीटर्स जो काइनेमेटिक्स पैरामीटर होते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सारे चेंज कर रहे हैं दोनों डायरेक्शन पे, तो उस सिचुएशन में हम उसको क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग 2D मोशन को 2 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशन जो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे मेन कॉन्सेप्ट आपको ये मैं बता दूं कि 2D मोशन को हम लोग 2 1 डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे करेंगे? 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, जैसे कि एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। हम लोग क्या करेंगे? 2D मोशन हो रहा है उसको एक्स एक्सिस में कन्वर्ट कर देंगे कंपोनेंट रिजोल्व करके, और वाई एक्सिस में कंपोनेंट रिजोल्व करके वाई एक्सिस में मोशन को कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद जो पैरामीटर हमको चाहिए होता है रिजल्टेंट, सबसे पहले एक्स का निकालेंगे, वाई का निकालेंगे एंड देन उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम या फिर वेक्टर समेशन से भी हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे लिया हूं। देखिए यहाँ पे तो मोशन पैरामीटर में यहाँ पे देखिए वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे लिया है, वेलोसिटी vx अलोंग एक्स एक्सिस में मैंने यहाँ पे लिया ux प्लस ax इंटू टी, s का वैल्यू ले लिया ux t प्लस हाफ at स्क्वायर, vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस ट्वाइस as इंटू as इंटू as। बात समझे? तो यहाँ पे y एक्सिस में भी हमने ये किया, y एक्सिस में भी हमने तीनों चारों पैरामीटर को यहाँ पे ले लिया। ये सारे काइनेमेटिक इक्वेशंस है जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब सपोज आपको वेलोसिटी पूछ रहा है, सपोज आपको वेलोसिटी पूछा, तो उस सिचुएशन में वेलोसिटी कैसे निकालोगे? v जो आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे v इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए आप अलोंग एक्स एक्सिस का वेलोसिटी आपको मिला है, अलोंग y एक्सिस का वेलोसिटी मिला है, तो रिजल्टेंट आपका डेफिनेटली यहाँ पे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होने वाला है बच्चों। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये समझाना था। तो बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस ले लिया, यहाँ पे मैंने एक वाई एक्सिस लिया हुआ है, ऐसे मान लेते हैं। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, यहाँ से ऐसे मूव कर रहा होता है, मान लो इस पोजीशन से इसका मोशन डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो ये इस पोजीशन पे कैसा है, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है या पोजीशन वेक्टर क्या है, वो अगर हम निकालना चाहेंगे तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ये एक्स एक्सिस में कितना गया हुआ है, फिर वाई एक्सिस में ये कितना गया हुआ है। दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये एक्स एंड वाई का रिजल्टेंट मिल गया। तो आप यहाँ पे आर वेक्टर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा दो, आपके पास आर वेक्टर आ जाएगा। तो ये तो था 2 डायमेंशनल मोशन का थोड़ा बहुत कहानी। और यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि मान सकते हैं हमने 2 डायमेंशनल एक्सिस में हमने ट्रेजेक्टोरी इक्वेशन पढ़ा था, जो मोशन 1 डायमेंशन में मैंने कर दिया था। सपोज आपका यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं ना। तो सोचिए यहाँ पे एक x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है, 2t दिया हुआ है, और y का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6t स्क्वायर। ऐसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको मैं बोलता हूँ कि 2D में उसका क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी आएगा। तो यहाँ से हम जानते हैं t को हमें रिप्लेस करना होता है, तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं t इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 बच्चों। सो यहाँ पे t का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू आपको 6 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पे आप बोल सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी बन गया।
अब अगर ऐसा भी कुछ कुछ दिया हुआ है, एक्सीलरेशन निकालना है या फिर वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ पे से हम निकाल सकते हैं वी एक्स का वैल्यू हम जानते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट का या पोजीशन का जो रेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपका 2 बन जाएगा। और वाई एक्सिस का अगर बात करें तो वी वाई का वैल्यू आपको यहाँ पे 12 इंटू टी मिल रहा है बच्चों। ये तो समझ में आ गया, हमें वेलोसिटी मिल गया दोनों एक्सिस में। अगर अलोंग एक्स एक्सिस हमें एक्सीलरेशन निकालना हो तो अलोंग एक्स एक्सिस एक्सीलरेशन इज 0, बट अलोंग वाई एक्सिस एक्सीलरेशन का वैल्यू अगर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो भी आपको कांस्टेंट मिलने वाला है। तो ऐसा सिचुएशन आपके सामने आता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं एट टाइम टी पे या फिर कोई भी एक टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड में अगर आप वेलोसिटी निकालो, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है, तो उसमें नेट वेलोसिटी क्या होने वाला है। तो बच्चों आप सिंपली ये बोल सकते हो कि एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे आपका यहाँ का वेलोसिटी तो vx का वैल्यू 2 आ रहा है एंड vy का जो वैल्यू है वो 24 आ रहा है। रिजल्टेंट v इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो रिजल्टेंट v जो है वो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर बच्चों। तो ये आपका आंसर बन जाती है। अगर एक्स एक्सिस का वैल्यू बताया जाए तो एक्सीलरेशन का वैल्यू बताया जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आंसर तो 12 आने वाला है क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस उसका एक्सीलरेशन 0 हो रहा है बच्चों। तो ये आपका 2 डिमेंशनल मोशन का कहानी रहा हुआ है। बट इसमें हम लोग इसके ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, हम ज़्यादातर डिटेल में पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो देखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे इसको देखा जाता है ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं। तो पहली बात मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले आपको पाथ क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। आपको बहुत बार मिलने वाला है एक्सीलरेशन कांस्टेंट। एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो उस सिचुएशन में आपको 2 पाथ मिलने वाला है। एक पाथ आपको बनेगा स्ट्रेट लाइन मोशन और दूसरा पाथ बनने वाला है आपका पैराबोलिक मोशन। तो पहली बात है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो कुछ मोशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे अगर वो वेलोसिटी, मान लीजिए एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अपन मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ये जी जो है वो नीचे के डायरेक्शन पे लग रहा है बच्चों। तो जी नीचे, अगर मैं यहाँ पे इस पार्टिकल को मैं छोड़ देता हूँ, यू का वैल्यू 0 है, मतलब मैंने ये ड्रॉप कर दिया, तो उस सिचुएशन में इसका जो पाथ होने वाला है वो क्या होगा, स्ट्रेट होने वाला है। ये तो हमें समझ में आ गया। दूसरा, अगर u जो है वो पैरेलल टू एक्सीलरेशन है, पैरेलल टू एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, मैंने इसका वेलोसिटी भी नीचे के डायरेक्शन पे दिया, अगेन ये स्ट्रेट लाइन मोशन होने वाला है। बट अगर मैं यहां पे एक और पॉइंट बताऊं कि अगर u जो है वो एंटी पैरेलल टू a है, मतलब एक्सीलरेशन नीचे के डायरेक्शन पे और मैंने पार्टिकल को ऊपर के डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट कर लिया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, यू कैन से एंटी पैरेलल, तो वो ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन बन जाता है बच्चों। तो यहाँ पे जो पाथ है वो पाथ को हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक पाथ तो स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन पाथ कब बनेगा, जब u वैल्यू 0 होगा या फिर u पैरेलल टू a होगा, या फिर आप बोल सकते हो u इज एंटी पैरेलल टू a होगा। तो ये तीनों कंडीशन पे पाथ जो बनने वाला है वो स्ट्रेट लाइन पाथ बनने वाला है। अदर देन दिस, अदर केसेस, जब आपका ये u 0 नहीं है, पैरेलल नहीं है और एंटी पैरेलल नहीं है, तो उस सिचुएशन पे आपको पाथ जो बनेगा वो पैराबोलिक पाथ बनने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप बात करूं तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, एक्सीलरेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो मैं यहां से सोचिए मैं एक टावर के ऊपर गया और एक को प्रोजेक्ट किया, ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो ये डेफिनेटली एक्सीलरेशन जो है वो ना 0 है, ना पैरेलल है, ना एंटी पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर हो गया। तो ये सीधा जाके ऐसे यहाँ पे जाके इसको टकराएगा। तो ये जो पाथ बनने वाला है वो पैराबोलिक पाथ बनेगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे असलियत में जो वेलोसिटी या पार्टिकल किस डायरेक्शन पे ट्रेवल करता है वो इंपॉर्टेंट बात है। जिस डायरेक्शन पे एक्सीलरेशन है, पार्टिकल हमेशा चाहता है कि उसी डायरेक्शन पे ही जाओ, पार्टिकल हमेशा चाहता है उसी डायरेक्शन पे जाओ। इसीलिए आप बोल सकते हो एक्सीलरेशन अगर नीचे है और मैंने प्रोजेक्ट किया ऐसे डायरेक्शन पे, तो ये ऐसे जाते हुए ऐसे नीचे चला जाएगा। तो एक समय आएगा तो वेलोसिटी अपना डायरेक्शन को बदलते 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 एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे चला जाता है बच्चों। तो ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो दिमाग में रखिएगा। वेलोसिटी, कोई भी पार्टिकल का अगर वेलोसिटी देख रहे हो, वो वेलोसिटी हमेशा एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे ही जाना चाहता है, क्योंकि एक्सीलरेशन जो होता है वो स्टेट ऑफ मोशन को बदलने का प्रयास करता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है बच्चों। तो ये एग्जांपल क्या है आपका, देखिए यहाँ पे u इक्वल टू आपको दिया हुआ है, u इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड एक्सीलरेशन का वैल्यू ये दिया हुआ है। आपको मैंने पूछा कि ये बताओ कि ये कौन सा पाथ है, ये मोशन पाथ किस टाइप का है, वो बताने को मैंने आपको बताया है।
ठीक है, तो इस सिचुएशन पे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना u और a दोनों क्या है आपका पैराबोलिक, दोनों पैरेलल नहीं है या फिर एंटी पैरेलल नहीं है। तो उस सिचुएशन पे आप बोल सकते हो कि ये तो पहली बात तो स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता, दूसरा आप यहाँ पे बोल सकते हो पैराबोलिक। फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि इसका वैल्यू जो है वो पाथ जो है वो मैं निकालने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपका ux का वैल्यू आपको आ रहा है 1 और uy का वैल्यू जो आ रहा है वो भी अगेन 1 आ रहा है। ax का वैल्यू आपको यहाँ पे 2 आ रहा है और ay का वैल्यू जो है वो आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालने का कोशिश करूँ तो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर बच्चों, और y का वैल्यू जो है वो आपको मिलने वाला है uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ये बात हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें t को रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, t को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम बहुत आसानी से इसको t को रिप्लेस कर सकते हैं, बट हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाथ के बारे में बात किया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये ना पैरेलल है, ना आप यहाँ पे बोल सकते हो ये एंटी पैरेलल है, ना बोल सकते हो u का वैल्यू 0 है। तो सिंपली आपका जो आंसर होने वाला है स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता, सीधा आपका पैराबोलिक पाथ होने वाला है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक सवाल पूछा हुआ है, तो इस सवाल में आपको मैं बताने का कोशिश करता हूँ। ये देख रहे हैं आपका u का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पे आपका u जा रहा है, ये आपका एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे। मैंने आपको पूछा कि कौन सा पाथ यहाँ पे करेक्ट है, 1 2 3 एंड 4, कौन सा पाथ आपका करेक्ट होने वाला है। पहली बात है, अगर पाथ नंबर 1 देखे तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन पे, हमेशा वेलोसिटी चाहेगा कि वो ऑलवेज एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे जाए। वो हमेशा ट्राई करता है कि एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे जाओ और बाद में जाके वो क्या बन जाता है, पैराबोलिक पाथ बन जाता है। थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो। सो ये तो जा नहीं सकता, ये भी नहीं जा सकता, जाएगा तो ये जाने वाला, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बार एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे पहुंचने के बाद वो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे ही मोशन को कंटिन्यू करने वाला है। तो यहाँ पे जो पाथ होने वाला है वो कौन सा पाथ करेक्ट है बच्चों, तीसरा वाला पाथ करेक्ट है। तो ये पॉइंट जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है वो आपको ध्यान से रखना है। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी इज ऑलवेज tries to achieve the direction of acceleration such a way पैराबोला फॉर्म्स। यहाँ पे पैराबोला फॉर्म हो जाता है कब, जब हमेशा वेलोसिटी एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे जाना चाहता है बच्चों। बात समझ में आ रहा है, वेलोसिटी इधर उधर नहीं जाना चाहता है, हमेशा क्या चाहता है कि एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे ही जाओ, उसको ही फॉलो करना चाहता है। बात समझे कि नहीं समझे, इसीलिए पैराबोलिक पाथ बनने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। प्रोजेक्टाइल मोशन असलियत में क्या है, वो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोशन इन 2D। अब बच्चों प्रोजेक्टाइल असलियत में जिस पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ये तो बात हमें समझ में आ गया। अब मोशन, उस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है उसको हम एनालिसिस करते हैं, इसीलिए उसका नाम हो जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बात यहां पे ये है कि यहां पे हम लोग किसी भी पार्टिकल को अदर देन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जो है वहां पे इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, या फिर इस सिचुएशन पे इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नहीं, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स में जाके अगर अदर देन एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे हम किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, किसी भी पार्टिकल को थ्रो करते हैं, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है। अब बात यहां पे है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे देते हैं तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाता, बट एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे नहीं, तो पाथ जो है वो पैराबोलिक पाथ बनता है, इसीलिए उसका नाम प्रोजेक्टाइल हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे मैं गया और इस पॉइंट से मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा इस डायरेक्शन पे, हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल थीटा बनाया हुआ है। एक्सीलरेशन जो है वो नीचे के डायरेक्शन पे है, ग्रेविटी जो यहाँ पे लग रहा है वो अलोंग वाई एक्सिस हमने यहाँ पे लिखा। अलोंग एक्स एक्सिस देयर इज नो एक्सीलरेशन बिकॉज ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगता है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, और हम लोग कहाँ पे हैं, ग्राउंड पे है, तो जी नीचे के डायरेक्शन पे लगेगा। तो इसमें थीटा बना हुआ है और इसको हम लोग एक एक्सिस मान लिया वाई एक्सिस, इसको मान लिया हमने एक्स एक्सिस। अब इस पाथ को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम दो वन डायमेंशन मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस u को एक बार x कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं, दूसरे बार y कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको x कंपोनेंट में रिजोल्व करता हूं तो इसका मोशन जो होने वाला है तो वो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसका अलोंग x एक्सिस जो मोशन होगा वो u cos थीटा होने वाला है, और इस डायरेक्शन पे जो होने वाला है वो u sin थीटा होगा बच्चों। और यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है वो नीचे के डायरेक्शन पे तो g है ही।
तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहां पे दो मोशन में कन्वर्ट कर दिया, एक वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कहानी बना दिया, प्लस यहां पे मैंने अलोंग एक्स एक्सिस किया। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही असलियत में प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इसका मतलब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या कर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस को कन्वर्ट करके हम इसका पैरामीटर्स को निकालने का कोशिश करते हैं। v इस डायरेक्शन पे है, x एक्सिस में u इस डायरेक्शन पे है, x एक्सिस में जो आएगा वो क्या हो जाएगा u cos थीटा, और इस डायरेक्शन पे जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे u sin थीटा। तो यहां पे आपको अलोंग y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी मिल गया u sin थीटा, एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस नीचे के डायरेक्शन पे -g, एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0 बट वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज u cos थीटा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सारे चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है। देखिए ये जो मैंने लिखा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि Vx एट एनी टाइम पे, एट एनी टाइम, यहाँ पे देखो एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे अगर मैं x एक्सिस का वेलोसिटी निकालने का कोशिश करूँ तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ, वो लिख सकता हूँ Vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। अब भाई साहब ये ax का वैल्यू जो है वो क्या है, 0 हो जाता है। अगर ax का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, vx का वैल्यू ux के बराबर है, तो vx का वैल्यू हमेशा ux के बराबर ही होने वाला है। ये वाला आपका बन गया है। दूसरा, अगर मैं यहां पे बात करूं कि अगर मैं यहां पे किसी भी पॉइंट पे जाके x का वैल्यू निकालने का कोशिश करूं, मान लो ये प्रोजेक्टाइल था अलोंग x एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस में जाके मुझे x का वैल्यू निकालना है। सो इस पॉइंट में क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो ए एक्स का वैल्यू जो है वो बच्चों क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सन्नाटा बन जाएगा। तो x का वैल्यू सिंपली क्या बनेगा, u cos थीटा इंटू टी। बस ये आपका अलोंग x एक्सिस मिल चुका है। फॉर y एक्सिस मैंने यहां पे लिखा हुआ है, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है ये वाला, अलोंग y एक्सिस एक्सीलरेशन -g। क्यों -g, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमको निगेटिव ही लेना पड़ेगा बच्चों। तो ये तो हमें समझ में आ गया, अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस। अब बात यहां पे है vy का वैल्यू जो हम लिख रहे हैं, ये काइनेमेटिक इक्वेशन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज एक्सीलरेशन जो है वो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो यहां पे vy इक्वल टू uy प्लस at, इसका वैल्यू हमने पुट करा तो ये वैल्यू मिल रहा है। y का वैल्यू निकालने के लिए uy प्लस हाफ ayt स्क्वायर, यहाँ पे सारे वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y का वैल्यू ये मिलने वाला है बच्चों। तो यहाँ पे हमने vx भी निकाल लिया, हमने यहाँ पे vy निकाल लिया, हमने x निकाल लिया, हमने y निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए किसी भी टाइम पे तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, किसी भी टाइम पे अगर वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए तब भी निकाल सकते हो। जो चाहिए भाई साहब आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से निकाल सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं और क्या क्या समझ में आता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्राउंड में हूँ और यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पे हवा में तो चलते नहीं रहेगा क्योंकि एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो ये ऐसे जाते हुए ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे ब्लू कलर का एक तो फोटो आपको पीछे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए। तो यहां पे क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो मतलब होता है कि हवा में पार्टिकल कितना समय तक था, यहां से ये गया, फिर कितना समय तक ये हवा में था, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों। इसका मतलब हमें जो बाउंड्री कंडीशन से वो पता चल गया है कि एट टाइम ऑफ फ्लाइट समय लगेगा, वो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मतलब अगर y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए एट कैपिटल T, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको कहते हैं, उस मोमेंट पे वो सेम लेवल पे दोबारा पहुंच जाता है बच्चों। अगर वो निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें बाउंड्री कंडीशन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अलोंग y एक्सिस 0 मिल रहा है, तो y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो y का वैल्यू तो ये है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करो तो t का वैल्यू 0 पे, ये t का वैल्यू ये आ रहा है। एक बार t का वैल्यू 0 बन रहा है और दूसरे बार t का वैल्यू इतना मिल रहा है। तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करूँ तो उसको मैं कैपिटल T से डिनोट करता हूँ, और u साइन थीटा कॉस साइन थीटा जो है वो क्या है आपका बच्चों, u along y एक्सिस। तो मैं सिंपली इसको अच्छे तरीके से मैं याद रखने का बोलूंगा आपको कि t इक्वल टू ट्वाइस uy डिवाइडेड बाई जी, यही याद रखिए, 2uy डिवाइडेड बाई जी ही याद रखिए बच्चों। क्योंकि अब साइन थीटा याद रखोगे, एंगल अगर वर्टिकल एक्सिस के साथ दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए along y एक्सिस वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई जी, ये याद रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू। बात समझे कि नहीं समझे।
ये वाला बात हो जाता है। ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम व्हिच प्रोजेक्टाइल टेक्स टू कम बैक टू द सेम इनिशियल लेवल। सेम इनिशियल लेवल में आने में उसको जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। आगे बढ़ते हैं, यहां पर रेंज के बारे में बात करेंगे। रेंज मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन। ये पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये ऐसे जाके यहां पे गिरा, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं बच्चों। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज का बात करूं तो इसका मतलब मेरे को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करा है वो निकालना है मेरे को। बात समझ में आ गया? सिंपल है भाई साहब, खाली आपको काइनेमेटिक इक्वेशंस जो है वो दिमाग में रखना है। ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ए का वैल्यू तो 0 है, खत्म। तो ux इंटू टी आ जाएगा, तो सिंपली आप बोल सकते हो ux इंटू टी, एक्स का वैल्यू आ रहा है तो इसको x को हम लोग r लिख रहे हैं, तो u cos थीटा, और t का वैल्यू अभी अभी निकाला है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं u स्क्वायर हो गया, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग 2 साइन 2 थीटा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई जी, ऐसे लिख सकते हैं। बट मैं आपको कहूंगा ये याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखिए r इक्वल टू ट्वाइस यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी। सिंपली ये याद रखिए r इक्वल टू ट्वाइस यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी, यही याद रखना है। बात समझ गए? अब यहाँ पे एक और चीजें हैं, r तो हमने निकाल लिया, ये r हमें समझ में आ रहा है कि कब मैक्सिमम होने वाला है। r कब मैक्सिमम होगा भाई? R कब मैक्सिमम होने वाला है? R का यहां पे देखिए आपका U जो है वो तो कांस्टेंट है, मतलब इसके लिए आप वेलोसिटी तो कांस्टेंट डाल रहे हो, G कांस्टेंट है। एक चीज वेरिएबल है जो आपका sin 2 थीटा। अगर sin 2 थीटा वेरिएबल है, इसका मतलब sin 2 थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू जब होगा तब आप बोल सकते हो रेंज मैक्सिमम होगा। अब साइन थीटा यहां पे आ रहा है, 2 थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है वो तो बाद में देख लेंगे, बट यहां पे साइन का वैल्यू आ रहा है, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है बच्चों? जब 1 होता है। और 1 कब होता है साइन थीटा का वैल्यू? जब थीटा का वैल्यू 90 होता है। सो 2 थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो थीटा 45 डिग्री, जब 45 डिग्री एंगल बनेगा ना बच्चों, वो मैक्सिमम होने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज आपके दिमाग में रखना है। अगर किसी भी चीज को आप मैक्सिमम रेंज तक पहुंचाना चाहते, जितना वेलोसिटी आपके पास है, प्रोजेक्शन आप जितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर सकते हो, उस वेलोसिटी पकड़ लीजिए। वो तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, थीटा 45 डिग्री लगाइए। यही तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके अपना भाई ने गोल्ड लेके आया इंडिया के लिए। बात समझ में आ रहा है? 45 डिग्री एंगल मैक्सिमम रेंज होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक और पैरामीटर है जिसको हम लोग कह रहे हैं बच्चों मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट असलियत में अगर देखा जाए, देखो मैं आपको बताता हूं मैक्सिमम हाइट असलियत में कौन सा होता है, कि अगर इस पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट में पहुंचाना है तो सीधा वर्टिकली उसको प्रोजेक्ट कर दो। लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट देखना है तो वो कौन सा होता है? सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन को अपन थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा। ये हॉरिजॉन्टल है, यहां पे गया फिर यहां पे आया, तो इस मोमेंट पे ये वाला इसके ऊपर और जा नहीं सकता, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम हाइट। तो इस पॉइंट पे असलियत में हो क्या रहा है? वी वाई का वैल्यू 0 हो रहा है बच्चों। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए कौन सा कंडीशन हम अप्लाई करेंगे? वी वाई का वैल्यू 0 अप्लाई करेंगे बच्चों। तो ये 0 अप्लाई करके आपको यहां पे मिलता है h इक्वल टू यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h। कौन सा फॉर्मूला लगाए थे हम लोग? यहां पे आप बोल सकते हो ये फॉर्मूला कौन सा होगा, देखो मैं यहां पे बताता हूं आपको। वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a y इंटू एस वाई। ठीक है, इसका वैल्यू तो 0 है क्योंकि इस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे उसका वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी हमेशा 0 होता है। आहा, मजा आ गया। सो इसका वैल्यू यू वाई स्क्वायर माइनस 2h, h का वैल्यू सिंपल h ले लेते हैं, तो h का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आएगा भाई साहब? यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h। तो ये आंसर आ रहा है कि नहीं? कैसे आया, आपको समझ में आया? तो ध्यान से देखिए, ये वाला आ रहा है। अब यू वाई का वैल्यू क्या होता है? यू साइन थीटा। यू साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस उसका वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल यू साइन थीटा। अब बच्चे यहां पे देखो, h का वैल्यू मैंने यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h, ये चीज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में भी पढ़ा हुआ है। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या पढ़ा? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h। अरे हाँ ना बोल, बिल्कुल पढ़ा है। तो वो चीज तो हम इसीलिए हमको समझ में आ रहा है, इसीलिए हम इसको बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों में कन्वर्ट कर दिया। अब वाई एक्सिस का कहानी, मैक्सिमम हाइट निकालना है तो वाई एक्सिस का कहानी है, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है, ऐसे मोशन पे जाके ऐसे आ रहा है तो सिंपली इस डायरेक्शन का वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस जी, खत्म खेल। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट मैक्सिमम हाइट वी वाई का वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो असलियत में क्या है। टाइम ऑफ एसेंट बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टाइम ऑफ एसेंट असलियत में यहाँ से यहाँ जाने में, इस मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना समय लगता है उसको बोला जाता है टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम ऑफ डिसेंट मतलब यहाँ से यहाँ आने में जितना समय लगता है उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। मतलब जितना टाइम मैक्सिमम हाइट पहुँचने में लगता है उतना ही समय मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे पहुँचने में लगता है बच्चों। तो ये तो समझ में आ गया हमें। इसमें क्या होगा देखिए, इस पॉइंट का टी अगर निकालना है तो इस पॉइंट का टी निकालने के लिए आप लगाइए वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी, टाइम ऑफ एसेंट मिल जाएगा तो ए लिख देते हैं। वी वाई का वैल्यू तो 0 हो गया, 0 इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू टी ए। टी ए का वैल्यू जो आ रहा है वो आपका यू वाई डिवाइडेड बाई जी आता है, और यू वाई का वैल्यू भाई साहब क्या है, यू साइन थीटा है। तो यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी असलियत में टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। इसका मतलब ग्राउंड से वो मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसका जो समय लगता है वो उसको हम लोग टाइम ऑफ एसेंट तो कह ही रहे हैं, वो असलियत में टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, बाकी आधा नीचे जाने में लगेगा। सेम कहानी बच्चों में मोशन अंडर ग्रेविटी में बोला था, जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना समय नीचे आने में लगता है अगर एयर रेजिस्टेंस को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। और उसको लेके मैंने आपको ये भी बोला था जितना वेलोसिटी से वो ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं उतना वेलोसिटी से वो नीचे आएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। यहां पे भी सेम कहानी है। अलोंग एक्स एक्सिस हमने देखा सेम कांस्टेंट वेलोसिटी, अलोंग वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी आएगा वो वी वाई आएगा अलोंग नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट भी तो वही आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड ही तो होता है ना रिजल्टेंट। खेल खत्म। समझ में आ रहा है भाई साहब? फिजिक्स ना ये एक चैप्टर बढ़िया तरीके से पढ़ लो, बाकी सब एक जैसा ही मिलता है। तो आपको लगेगा ये बार बार एक ही चीज पढ़ाता है बंदा, वीडियो बना रहा है बट एक ही चीज बार बार पढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि फिजिक्स ही तो ऐसा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स बच्चों। मैं बता रहा हूं फिजिक्स इतना आसान सब्जेक्ट है ना, मैं क्या बोलूं, आप एक बार समझ लोगे तो बाकी पूरा का पूरा फिजिक्स आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? एक बार समझ लो, बार बार प्रैक्टिस करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। समझे? आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट आपको देखना जरूरी है। नोट पॉइंट क्यों पढ़ रहे हैं उसको आप ये पॉइंट के बाद पता चल जाएगा, और आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपका मॉड्यूल अपना टीपीपी या कोई भी टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो उस सिचुएशन पे आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड बनेगा। बच्चों मेरा नोट्स में सारे चीज़ आपको मिलने वाला है, सारे चीज़ मिलेगा। मैंने मतलब ये है कि जो भी इस चैप्टर में चाहिए होगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सारे चीज़ में इंक्लूड कर लेता हूँ। इसीलिए मैंने उस टाइम भी बोला था आपको कि मेरा जो नोट्स है उसमें मैक्सिमम 90 to 95% क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? मेरे ऑफलाइन के बच्चे पढ़ ही रहे, आप भी पढ़ लो, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट पे यहां पे देखिए, मैं बढ़िया तरीके से ये पे लिखा हुआ है, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इनिशियली डिक्रीजेस इन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड अटेन्स ए मिनिमम वैल्यू। क्या करते हैं? अटेन से मिनिमम वैल्यू जो नॉट इक्वल टू 0 है, क्यों 0 है नॉट इक्वल टू 0 बताऊंगा, एंड देन अगेन इंक्रीजेस है। इस पॉइंट को अगर मैं गौर करूं थोड़ा सा, देखिए काइनेटिक एनर्जी असलियत में क्या होता है। स्पीड जो है, स्पीड मतलब इस पे मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। स्पीड आपका अलोंग वाई एक्सिस का जो स्पीड है वो डिक्रीज होता है, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस का वेलोसिटी या स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट है। तो वाई वेलोसिटी, अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इसके वजह से स्पीड भी डिक्रीज हो रहा है, उसके वजह से काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है, उसके वजह से मोमेंटम भी डिक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम हाइट तक या बोल सकते हो कि डिक्रीज होते 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 मिनिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हाइट पे आएगा, लेकिन वो वैल्यू 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी बच जाता है, वाई एक्सिस का ही तो 0 हुआ। काइनेटिक एनर्जी कोई डायरेक्शन तो नहीं होता है ना, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², नेट वेलोसिटी को लेते हैं यहां पे। समझे कि नहीं समझे बच्चों? बिल्कुल समझ में आ गया सर। एंड देन अगेन इंक्रीज होने वाला है और फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे जाएगा तो वेलोसिटी अगेन बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है बच्चा, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होते रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए, एंगल बिटवीन v एंड हॉरिजॉन्टल डिक्रीजेस। ये जो एंगल है वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल डिक्रीज होता है टू 0 एट द टॉप मोस्ट पॉइंट एंड अगेन इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन।
जैसे इसका मैं अगर आपको डायरेक्ट बता को दूँ, यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम बना के आपको बताऊँ तो ध्यान से देखिए, ये आपका, सॉरी इसको मिटाते, बड़ा हो गया, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। मान लेते हैं ये वेलोसिटी, यहाँ पे आपका एंगल, ये वेलोसिटी है, थोड़ी देर बाद जो वेलोसिटी होगा ये एंगल डिक्रीज हो रहा है बच्चों, और है ये मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर अगेन ये वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच में डायरेक्शन जो है, एंगल है, वो क्या होते जा रहा है, अगेन बढ़ते गया और बाद में एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो वेलोसिटी अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो एंगल है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल इनिशियली वो डिक्रीज होते जाए अप टू मैक्सिमम हाइट। उस मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो एंगल 0 हो जाता है, उसके बाद इंक्रीज होने लगता है, फिर इंक्रीज होता है जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, इनिशियली जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वही एंगल अभी दोबारा मिलने वाला है। मतलब इस पॉइंट पे आपको वही एंगल मिलने वाला है बच्चों, जो यहाँ पे आपने मान लो θ1 रखे थे, ये भी θ1 ही होने वाला है। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया। अगर नहीं है तो जल्दी नीचे कमेंट करो बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कुछ कंक्लूजन यहां पे बात करते हैं। कंक्लूजन के बारे में मैं क्यों ये सारे पॉइंट ले रहा हूं, आप फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जितना भी मैंने बताया अभी तक एक भी सवाल नहीं करा, बट बहुत सारे सवाल यहां पे हो चुका है ऑलरेडी। बात समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, स्पीड इंक्रीजेज, देन डिक्रीजेज, फिर स्पीड डिक्रीजेज, बहुत सारे कमेंट यहां पे बोल सकता है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा बोल सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन पे बताओ काइनेटिक एनर्जी पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है फिर कांस्टेंट होता है, बताओ क्या होता है? तो ऑप्शन आपका समझ में आ गया, पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। मोमेंटम का पूछा तब भी बता सकते हो। मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी होता है। v हाईएस्ट पॉइंट पे कभी कभी मोमेंटम पूछता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस वाला होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब कहानी बनता है बच्चों। आइए कंक्लूजन के बात यहां पे करते हैं। इतना तक जो पढ़ा है उसमें कंक्लूजन क्या हो सकता है? तो यहां पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो टाइम ऑफ फ्लाइट है। हमने देखा है टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू है वो आपका 2u/y डिवाइडेड बाई g होता है। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ u बचता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू uy है। ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा, मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला हमने देखा है, h इक्वल टू uy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये 2g भी कांस्टेंट है। uy तो यहां पे बोल सकते हो h जो है वो uy स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? अगेन वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, किसका? इनिशियल वेलोसिटी का। बात समझे? ओके। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो देखिए दोनों में डिपेंड करता है, u में डिपेंड करता है, ux में डिपेंड करता है और uy में डिपेंड करता है, ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज का भी वैल्यू हम जानते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? r इक्वल टू 2x ux इंटू uy डिवाइडेड बाई g, और ये आपका मैक्सिमम हाइट हो गया। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का बात करें तो वो भी u के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैक्सिमम हाइट भी u पे डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल है, r का वैल्यू दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रहा है? दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। ओके, कुछ सवाल यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, तो ये सवाल को पहले हम देख लेते हैं क्या क्या सवाल दिया हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लीजिए ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, बहुत लल्लू सवाल है वैसे वेलोसिटी आपका 230 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल। फाइंड मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल। इतना लल्लू सवाल कराते हुए भी मुझे शर्म आ रहा है, फिर भी करा लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम इसको प्रोजेक्टाइल को ये वाला देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने आपको इसको बताया हुआ है, समय कम लगना चाहिए इसीलिए मैंने ये सब करा दिया बच्चों, क्योंकि बात तो यही है। यहाँ पे u का वैल्यू जो गिवन है वो 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये 30 मीटर पर सेकंड है बच्चों। एंगल जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री भी दिया हुआ है कि नहीं। तो इसके वजह से हम यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस u 30 दिया हुआ है, 30 cos 30, 30 cos 30 का वैल्यू क्या है? cos 30 का वैल्यू √3/2 हो रहा है, तो 15 √3 हो रहा है। और u sin 30 का वैल्यू क्या होता है? sin 30 इज हाफ, दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15। 15 √3 15। पूछा क्या है? मैक्सिमम हाइट। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो uy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g बच्चों। uy स्क्वायर का वैल्यू क्या हो रहा है? 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 20। सिंपल आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर।
फिर आपको पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट अभी तो थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, t इक्वल टू ट्वाइस यू डिवाइडेड बाई जी। ट्वाइस यू का मतलब आपको 2 इंटू 15 दैट इज 30 डिवाइडेड बाई जी में 3 सेकंड। बस अरे ओरली करने का भाई साहब है कि नहीं, वही तो मैंने लिखा इधर, देख लो। ट्वाइस यू वाई डिवाइडेड बाई जी, 2 इंटू यू वाई का वैल्यू यहाँ पे 15 है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे पुट करा, 10 पुट करा, कैंसिल आउट करा, तो 3 सेकंड। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने बोला था आपको ये चीज दिमाग में रखना है। हॉरिजॉन्टल रेंज सिंपली ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी आएगा, नहीं तो आप यहाँ पे यू एक्स इंटू टी लगा दो। यू एक्स का वैल्यू आपको यहाँ पे 15√3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे तो 45√3 मीटर आने वाला है। बहुत टफ था, है ना? बिल्कुल टफ नहीं था बच्चों। तो फिजिक्स ही ऐसा है, कॉन्सेप्ट ले लीजिए आप, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट लीजिए, और मैं आपको यही मदद करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट। इसीलिए इस जो सीरीज है उसका नाम हो गया कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज। बात समझे? ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रफ्तार में क्रैश कोर्स जैसा पढ़ा रहा हूँ, लोग पढ़ाते नहीं, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सारे चीज़ मैं यहाँ पे दूंगा, सारे कंटेंट दूंगा, आप लीजिए और बढ़िया तरीके से अपना कॉन्सेप्ट को बूस्ट कीजिए, अच्छे से एग्जाम में फुड़ के आइए। बस समझे कि नहीं समझे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखिए, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन यू ए, यू बी एंड यू सी वेयर, बता हुआ है वेयर यू ए, यू बी एंड यू सी आर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो ये आपका ए का है, दूसरा वाला आपका बी का है, तीसरा वाला आपका सी का है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, सबका मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या दे रखा है, सेम दे रखा है बच्चों। अगर ये मैक्सिमम हाइट सेम है तो यहाँ से हमको एक चीज समझ में आ जाता है कि मैक्सिमम हाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब यू वाई स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब सबका यू वाई कंपोनेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी का कांस्टेंट है। तो यही चीज लिखा हुआ है मेरे हिसाब से। सो यहाँ पे देखिए, एच मैक्स इज सेम फॉर ऑल द 3 पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, तो यहाँ पे सब के लिए यू आई बराबर है। यू आई अगर बराबर है तो टी ए, टी बी, टी सी भी सेम है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो भी आप यहाँ पे बोल सकते हो क्या हो रहा है बच्चों, सेम हो रहा है, मतलब यू आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात यहाँ पे एक और है, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो ऑब्वियस बात है अलोंग एक्स एक्सिस का वेलोसिटी भी आपको चाहिए होगा। अब अलोंग एक्स एक्सिस में देखिए, आपका आर ए जो है वो सबसे कम है, आर बी जो है वो सबसे उसके बाद मिडिल में आ रहा है, ये आर ए है, ये आपका आर बी है, और ये आपका आर सी है। तो आर ए इज लेस देन आर बी इज लेस देन आर सी। तो यहाँ पे आर का जो वैल्यू होता है उसको अपन लोग सिंपल बात है यहाँ पे लिख सकते हैं आर ए, या फिर सिंपल आर यू एक्स इंटू टी। टी तो कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू एक्स फिलहाल के लिए आ जाएगा, क्योंकि T सबका कांस्टेंट है। तो जिसका छोटा होगा उसका सबसे पहले ये आने वाला है। इसका मतलब अगर Y कंपोनेंट सबका बराबर है तो X कंपोनेंट जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होने वाला है। तो सिंपली जो आपका यहाँ पे वेलोसिटी का रिलेशन आने वाला है, तो ये यू ए इज लेस देन यू बी इज लेस देन यू सी, मतलब यू सी जो है वो सबसे बड़ा होने वाला है। बच्चों ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये बुद्धि वाला सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बुद्धि वाला सवाल है। बुद्धि लगाइए फटाक से निकालिए, बुद्धि लगाइए फटाक से निकालिए। ओ भाई साहब मजा आ गया, है ना, राइम बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के साथ यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, कोऑर्डिनेट आपको बताना है। कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेट मींस आपको एट टाइम टी पे x का वैल्यू क्या है, एट टाइम टी पे y का वैल्यू क्या है, तो वो सारे चीजें हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सीलरेशन उसका 0 है, अलोंग y एक्सिस एक्सीलरेशन निगेटिव के डायरेक्शन पे होगा, क्योंकि नीचे है तो -g होने वाला है। तो x का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, ux इंटू टी, तो u cos थीटा इंटू टी निकाल लो। y का वैल्यू यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है जल्दी जल्दी होने के लिए, यू एक्स यहाँ पे देखिए x का वैल्यू लिखा हुआ है यू एक्स इंटू टी, और ये यू कॉस थीटा इंटू टी हो गया। y का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू सारे पुट किया तो ये बनने वाला है। तो इसका मतलब है टाइम टी पे अगर मैं कोऑर्डिनेट का बात करूँ तो ये दोनों आपका कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बात करूँ, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे निकालना हो, तो इसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ बढ़िया तरीके से। कैसे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये तो आपका वेक्टर फॉर्म पे डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँगा तो अंडर रूट लगाना है। एक्स का वैल्यू ये है तो यहाँ पे देखिए यू कॉस टी इंटू आई, उसके बाद ये पूरा टर्म यहाँ पे इंटू जे लगा दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये एंगल क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, कभी कभी ये एंगल भी पूछ लेता है, ये एंगल डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा,
थीटा नहीं है बच्चों, है ना। तो सिंपली आप बोल सकते हो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, उसको हम लोग अल्फा बोल रहे हैं। सपोज ये अल्फा निकालना है, टेन अल्फा इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाई सॉरी y डिवाइडेड बाई x होने वाला है। समझ में आया? बिल्कुल आया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी भी हम जानते हैं, याद करो हम मोशन इन 1D में हमने पढ़ा हुआ है कि जो दोनों इक्वेशन x और y का दोनों इक्वेशन से आप कॉमन पैरामीटर का हटा दो। बच्चों यहाँ पे कॉमन पैरामीटर कौन है? बताओ 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 जल्दी बताओ। t है ना? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? t है। सो t हटा दो बस। t कैसे हटा सकते हैं सर? क्या बात कर रहे हो? u निकाल देंगे। u x का वैल्यू अभी निकाला। ओए होए होए, मजा आ गया भाई साहब देखते हुए। x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है। सो हमने क्या करा, यहां से t का वैल्यू जो है वो हटा देते, t इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे t का वैल्यू पे ये दोनों पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई u कॉस थीटा, u गेट्स कैंसल्ड आउट, माइनस हाफ g। t का वैल्यू अगेन ये पुट कर दिया तो ये वाला वैल्यू आपको आया। सो y यहाँ पे देखिए u कैंसिल आउट हो गया तो x टेन थीटा हो गया, माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद बिल्कुल रखना है बच्चों। अब मान लो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी क्यों जरूरत है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी का असलियत क्या मतलब है बताओ। ये जो आपने अभी अभी ग्राफ बनाया हुआ है ना, गणित थोड़ा पढ़ा लेते हैं, है ना। नीट वाले बच्चे बोलेंगे क्या सर गणित पढ़ा रहा हूँ, गणित से छुटकारा पाने के लिए हम तो यहाँ पे आए और फिर आप गणित में चालू हो गए। कोई बात नहीं बच्चों। मतलब y का वैल्यू, मतलब x एक्सिस में इतना गए, y का वैल्यू क्या है, मतलब x का इतना वैल्यू के लिए y का क्या वैल्यू है, वही आपको एक्चुअली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी बताता है, या कोई भी फंक्शन x y फंक्शन ऑफ x यही चीज बताता है। x का कोई भी वैल्यू के लिए y का क्या वैल्यू होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा बोल सकता है, मान लीजिए यहाँ पे एक वाल है, ठीक है ना। आपने किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, वेलोसिटी u है। मैं सवाल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे एक वाल है, मैंने एक पार्टिकल के लिया, उसको प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से एट एन एंगल, सम एंगल आपको दिया हुआ है। मैंने बोला कि बताओ कि यहां से सपोज यहां से x डिस्टेंस, मान लो कोई डिस्टेंस 3 मीटर डिस्टेंस लगाया, मैंने u का वैल्यू मान लो मैंने ले लिया 20√2 और एंगल जो मैंने लिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45। अब मैंने बोला 3 मीटर दूरी पे एक वाल है जिसका हाइट मान लो 5 मीटर है। क्या हाइट है? 5 मीटर है। 3 मीटर दूरी पे हाइट 5 मीटर है। तो बताओ ये वाल को क्रॉस करेगा या वाल को जाकर टकराएगा? तो क्या करना है आपको? थीटा आपको पता है, यू आपको पता है, एक्स आपको पता है, ओए होए सब पता है। एक्स का वैल्यू 3 के लिए वाई का वैल्यू क्या आ रहा है वो निकाल लो। अगर वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 5 तो डेफिनेटली क्रॉस करेगा। अगर लेस देन 5 आ रहा है तो उस वाल को जाके टकरा देगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा। सेम सवाल, ऐसा ही सवाल कभी कभी गोल पोस्ट के लिए आता है। सेम सवाल ऐसा ही, मान लो एक गोल पोस्ट है, ठीक है। उस गोल पोस्ट के सामने 25 मीटर दूरी पे एक जो गोलकीपर तो ऐसे ही खड़ा होगा, है ना। तो स्ट्राइकर जो स्ट्राइक करने आया तो दौड़ दौड़ के आ रहा है और उसको मतलब किक कर दिया। तो कुछ वेलोसिटी से किक करा होगा, कुछ एंगल से किक करा होगा, सेम ले लीजिए। अब बताओ गोल पोस्ट का जो हाइट है वो 3 मीटर है, तो ये गोल होगा या गोल नहीं होगा? ऐसा भी सवाल आपको पूछता है। तो ऐसा टाइप का सवाल आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी से बनता है। समझ में आ रहा है? तो आइए अब इसको अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करा जाए ना, तो क्या मुझे मॉडिफाई कर सकते हैं? देखिए y इक्वल टू, सो देखिए tan थीटा को मैं बाहर ले लेता हूं इंटू एक्स को। सो यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस हाफ, ये x को बाहर कर दिया तो एक x बचेगा, g अपने अपने जगह पे बचेगा। यहाँ पे देखिए मैंने u स्क्वायर तो लिया, कॉस स्क्वायर तो बचा है, ये जो कॉस है उसको हम यहाँ पे 1 रखा, लेकिन साथ में एक साइन भी निकल गया ना, क्योंकि tan थीटा आपने निकाला तो यहाँ पे साइन था तभी तो निकला, तो यहाँ पे एक साइन लिख सकते हो। tan थीटा का क्या मतलब होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो उसी को आपने बाहर लेके आ गया, बट यहाँ पे ऊपर में कोई साइन नहीं था, तो इसका मतलब आपने डायरेक्टली साइन ले ही लिया था, तो उसको आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा ना, तो वो हमने लिखा, ऐसा हुआ है, ठीक है ना। चलो फिर क्या करना है, इसको यहाँ पे देखिए, इसका वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं tan थीटा इंटू एक्स 1 माइनस, ये x जैसा है वैसे ही रखिए,
ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखा जा सकता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई ये जी को नीचे ले आ जाते हैं तो ये बन जाता है। इसका मतलब ये तो ऐसा बन गया यू स्क्वायर साइन 2x थीटा डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू मतलब r है। ओ हो क्या बना दिया सर आप तो इसको, क्या बना दिया, y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई r। ये मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, ये हो गया आपका मॉडिफाइड फॉर्म। इसको आपको याद रखना बनता है, याद रखना डेफिनेटली बनता है बच्चों। नहीं आया नीचे कमेंट करो, अगर नहीं आया तो, आया तब भी कमेंट करो। आया मतलब समझ में आया कि नहीं, क्या आना है ना सर, क्या आया कि नहीं सर बोल रहे हो आप, बिल्कुल मैं समझ में आने का बात कर रहा था। अब वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी एट टाइम टी पे, मैं यहां पे सारे डाटा ले रहा हूं स्टैंडर्ड। आपको सवाल पूछ सकता है वेलोसिटी निकालो, तो सिंपली क्या करना है आपको, वही चीज देखिए, वेलोसिटी एट टाइम टी पे आपको निकालना है। ये अपना प्रोजेक्टाइल ऐसे वो करते हुए जा रहा है, ये आपका इनिशियली u वेलोसिटी है, अलोंग एक्स एक्सिस हमने ये लिया है, अलोंग वाई एक्सिस u साइन थीटा, डेफिनेटली अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस तो वो पहले से जानते हैं हम लोग, ठीक है। एट टाइम t यहाँ पे मान लेते हैं t टाइम है ना, सो इसको हम लोग t टाइम मान लेते हैं, ये t टाइम पे उसका क्या वेलोसिटी होगा, तो ये आपका vx हो गया, ये आपका vy हो गया। अलोंग एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी है उसको हम लोग vx बोल रहे हैं, अलोंग वाई एक्सिस जो वेलोसिटी है उसको हम लोग vy बोल रहे हैं बच्चों। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। अब यहाँ पे v निकालना है तो क्या कर सकते हैं, vx का वैल्यू जो है वो ux प्लस 80 होगा, vy का जो वैल्यू होगा वो uy प्लस 80, vx का वैल्यू हम लोग जानते हैं u cos थीटा, बाकी तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन 0 है, इसका वैल्यू u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, ये आपका vy हो गया। अब अगर आपको अल्फा निकालना हो तो tan अल्फा इक्वल टू, सिंपली आप बोल सकते हो tan अल्फा इक्वल टू सर ये तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन पे vy है, इसको vx कर दो तो एंगल आपको मिल जाएगा, सिंपली है ना, अल्फा का वैल्यू निकल गया। सर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, v का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या करेंगे, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू का स्क्वायर करिए, यहाँ पे आंसर आएगा। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, समझे, बस हो गया और क्या। तो ये आपका वेलोसिटी एट टाइम t पे निकालना है। दूसरा हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी एट हाइट, कुछ हाइट पे अगर हम लोग वेलोसिटी निकालना चाहेंगे, मान लो प्रोजेक्टाइल ऐसे कर दिया तो इस हाइट पे, ये h हाइट आपको गिवन है, सपोज ये हाइट पे आपका कितना वेलोसिटी होगा वो निकालना है, तो वो तो सिंपली निकाल सकते हैं। क्या, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, अलोंग वाई एक्सिस क्या वेलोसिटी होगा, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2x ay इंटू एच, आंसर आ गया। देखो vx तो ये कांस्टेंट है, vy का वैल्यू अभी अभी जो बोला वही लिख रहे हैं इधर, निकाल लिया है कि नहीं, vy स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2x ay इंटू एच। सो vy का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे vy का वैल्यू आ गया है ना, तो यहाँ पे माइनस आ गया तो vy का वैल्यू ये आपका आ गया, vx का वैल्यू ये आ गया। तो कोई भी वेलोसिटी आप यहाँ पे निकालना चाहते हो तो फटाक से निकाल सकते हो, v का वैल्यू अंडर रूट u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा का स्क्वायर, ये यहाँ पे सीधा पुट करना है, यहाँ पे ये आपका माइनस जी एच आएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। ओके तो ये तो स्क्वायर हो गया आपका, जो भी वैल्यू है यहाँ पे सीधा आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये मिलके आपका क्या बन जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2g मिलेगा। दिस इज योर वेलोसिटी बच्चों। तो v का जो वैल्यू आने वाला है वो क्या होगा, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 u स्क्वायर माइनस 2g, उसका अंडर रूट करना है, बस समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ये सिंपल। अब ये पोटेंशियल एनर्जी से भी इसको निकाल सकते हो, तो यहाँ पे मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है, उसको बढ़िया तरीके से देखिए, नोट पॉइंट पे लिखिए, कहाँ गया, सॉरी हाँ नोट पॉइंट ये है। सो इस नोट पॉइंट पे, दिस वेलोसिटी इज दैट द पार्टिकल वुड हैव हाइट h इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड विथ u, मतलब ये जो वेलोसिटी अभी अभी निकला h हाइट पे, तो वो वेलोसिटी कौन सा है, अगर किसी भी पार्टिकल, इसको तुम रिलेट करने की, याद करने के लिए बोल सकते हो, मैंने ग्राउंड से इसको प्रोजेक्ट किया, एट हाइट पे उसका क्या वेलोसिटी होगा, सेम वेलोसिटी, जो वेलोसिटी आप ग्राउंड से किसी भी पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट करते हो, तो उस सिचुएशन में एच हाइट पे कितना वेलोसिटी होगा, वही तो है अंडर रूट यू स्क्वायर डिवाइडेड अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2sgh। ख्याल तो हो गया, समझ में आ गया,
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है बच्चों यहाँ पे, वो बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना। सवाल तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, क्या आप बात कर रहे हो सर, है ना। बस आइए, ए भी देखिए, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, इतना, इसको लाल करते हैं, 20 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं, एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एट व्हाट टाइम इट इज एट एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल व्हाइल मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा तो उस सिचुएशन में 45 डिग्री कब बनेगा, वही आपको बताना है। तो सिंपली भाई, ये u दिया हुआ है आपको 20 मीटर पर सेकंड, तो u cos 60 आप निकाल लो यहाँ पे, तो इसमें बनेगा 10, इसमें बनेगा आपको sin 60 का वैल्यू √3, तो 10√3 हो गया। सो y एक्सिस में तो ये पता चल गया। ये एंगल आपको 45 डिग्री दे रहा है बच्चों, तो अलोंग x एक्सिस आपको तो पता चल गया कितना है, 10 होने वाला है। अलोंग y एक्सिस कितना होगा, ये भी 10 होगा, क्यों, क्योंकि एंगल 45 डिग्री। सो 10 45 डिग्री आपको यहाँ पे समझ में आता है vy डिवाइडेड बाई vx, क्योंकि ये आपका vy होगा ना। ओके, सो vx का वैल्यू इक्वल टू vy का वैल्यू, दोनों बराबर है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो vy का वैल्यू आपको 10 मिल रहा है बच्चों। तो कितना समय पे vy का वैल्यू -10 आ रहा है, क्योंकि माइनस लिखा, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो निगेटिव है, तो यहाँ पे 10 हो गया तो माइनस। सो vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। सो vy का वैल्यू -10, uy का वैल्यू अभी अभी निकाला 10√3, है कि नहीं, प्लस -10 इंटू टी, बात समझे, तो ये इधर आ जाएगा। सो 10√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू टी, तो √3 प्लस 1 इज द आंसर। इसका मतलब 2.73 सेकेंड आपका आंसर बन जाता है बच्चों। बात समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल सच समझ में आ गया सर, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ओके, आगे देखते हैं। यहां पे देखिए एक प्रोजेक्टाइल आपको दिया हुआ है, यही सेम कहानी थोड़ा सा। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन XY प्लेन विथ y एक्सिस, ये देख रहे हो, विथ y एक्सिस अलोंग वर्टिकल। एट 2 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ x एक्सिस 4 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन मूव्स हॉरिजॉन्टली, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। सेम चीज है भाई, बात क्या है, सेम है। तो यहां पे आपको बोल रहा है आफ्टर 4 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन, ये 45 डिग्री में पहुंच रहा है, इतना तो हमें समझ में आ गया। ये रुको एक सेकेंड, 2 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मेक्स 45 डिग्री विथ x एक्सिस एंड 4 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन इट मूव्स हॉरिजॉन्टली। 4 सेकेंड कब होता है, हॉरिजॉन्टली कब मूव करता है वो, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है। 4 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, इसका मतलब टाइम ऑफ लाइट 8 सेकंड है बच्चों, खेल खत्म। अगर वो टाइम ऑफ लाइट 8 सेकंड है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, टाइम ऑफ लाइट ट्वाइस uy डिवाइडेड बाई g। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एट 4 सेकंड v का वैल्यू ये बन रहा है, तो t का वैल्यू आप यहाँ पे बोल सकते हो 8 सेकंड, क्योंकि अगर ये 4 सेकंड में यहाँ पर पहुंचा तो टाइम ऑफ लाइट डेफिनेटली इसका ट्वाइस होगा, तो ट्वाइस uy डिवाइडेड बाई g। तो uy का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 40 आ रहा है। uy का वैल्यू बच्चों 40 आ गया। हमको निकालना क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा बच्चों, यहाँ पे 2 सेकंड में vy का वैल्यू क्या हो रहा है वो निकालते हैं। vy का वैल्यू आप यहाँ पे देखिए, vy इक्वल टू uy माइनस g इंटू टी, टी का वैल्यू 2 सेकंड हो रहा है, तो यहाँ पे 40 आप यहाँ पे पुट किया, माइनस जी से 20, अगेन vy का वैल्यू भी 20 हो रहा है। अब ये एंगल कितना बोला, 45 डिग्री एंगल बोला है। 45 डिग्री अगर एंगल बोला है तो vy इक्वल टू vx तो होता है, तो vx जो है वही तो हमारा ux है। तो इनिशियली ux का वैल्यू 20 था, uy का वैल्यू 40 है, दोनों का रूट कीजिए, स्क्वायर करिए, अंतर अंश आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे 45 डिग्री निकाला, vy का वैल्यू, ये vx का वैल्यू, vx इक्वल टू vy इक्वल टू 20 आ रहा है। इनिशियली आपको uy का वैल्यू 40 और आपका इनिशियल वेलोसिटी ux में, क्योंकि ux एंड vx दोनों क्या होता है, बराबर होता है, तो आपका वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम आने वाला है बच्चों, है कि नहीं। तो रूट लगाइए, v का वैल्यू क्या होगा, v इक्वल टू अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। खेल समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो बच्चों यहाँ पे कुछ कुछ लल्लू लल्लू सवाल हमको करना है, देखिए क्या क्या है। पहला सवाल में, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ लीनियर मोमेंटम p मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। एक लीनियर मोमेंटम p से उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया है ना।
at an angle theta. The change in momentum of the projectile on returning to the ground will be, ग्राउंड पे क्या होगा वो निकालना है, चेंज इन मोमेंटम कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मोमेंटम मीन्स आप जानते हो m इंटू वी, यही तो होता है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो m इंटू यू। तो सेम जैसे इनिशियल ये वेलोसिटी को हमने इसमें कंपोनेंट में रिजोल्व करा था, इसमें भी हम कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंपली आप क्या करोगे, उसको कंपोनेंट में रिजोल्व कीजिए अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे p cos थीटा हो गया, ये आपका p sin थीटा हो गया। जब ग्राउंड पे रिटर्न करेगा तब भी वो सेम वेलोसिटी से अलोंग एक्स एक्सिस सेम वेलोसिटी होगा, अलोंग वाई एक्सिस भी सेम वेलोसिटी होगा। अगर चेंज आपको चाहिए तो चेंज मीन्स व्हाट, एनी चेंज मीन्स p फाइनल माइनस p इनिशियल। अब जरा देखिए, इसको हमने अलोंग एक्स एक्सिस में डिवाइड कर दिया और अलोंग वाई एक्सिस में इसको डिवाइड कर दिया। बात समझे कि नहीं समझे। अगर मैं इसको अलोंग एक्स एक्सिस में डिवाइड करता हूं तो देखिए अलोंग एक्स एक्सिस ये दोनों मोमेंटम सेम डायरेक्शन पे है, दोनों मोमेंटम इस डायरेक्शन पे है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा तो जीरो। बट अलोंग वाई एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन पे माइनस पी साइन थीटा, माइनस पी साइन थीटा माइनस ऑफ दिस, ये वाला वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा बच्चों। तो यहां पे लिख सकते हो माइनस पी साइन थीटा, तो दोनों मिलके माइनस 2p साइन थीटा आएगा। बट यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका तो वैल्यू जीरो हो गया, ये बचा है तो p साइन थीटा, दिस इज द आंसर। बात समझे कि नहीं समझे भाई, कितना लल्लू सवाल था, है कि नहीं। ऐसा ही सवाल पूछता है। आइए अगला सवाल करते हैं। अब यहां पे देखिए एक सवाल और दिया हुआ है, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी के। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है काइनेटिक एनर्जी के से। इफ इट हैज मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज, देन इसका मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज आपको दिया हुआ है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा बताना है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बच्चा हमने पकड़ा के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम रेंज हम लोग जानते हैं थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है तो एट टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट आपको चाहिए ना, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट में इक्वल टू क्या होने वाला है, हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। और वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट वी वाई तो जीरो है, सो वी एक्स ही तो चाहिए। सो 45 डिग्री एंगल पे अगर इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं एट एन एंगल 45, तो ये वी एक्स का वैल्यू ये कितना दिया हुआ है, सिंपली वी दिया हुआ है। सो सिंपली हम बोल सकते हैं वी डिवाइडेड बाई रूट टू, क्यों, ये कॉस 45 रूट 1/√2 होता है। सो इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये वाला बन रहा है तो हाफ के, सो डेफिनेटली 0.2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बात समझे कि नहीं समझे भाई, हेलो, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के साथ। अब जरा देखिए, व्हेन द रेंज ऑफ एलिवेशन ऑफ ए गन इज 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, द हाइट ऑफ इट्स शॉट्स आर h1 एंड h2 रेस्पेक्टिवली। h1 एंड h2 का वैल्यू निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो सिंपली आपका u सेम दिया हुआ है ना, गन से सो वेलोसिटी जा रहा है वो u इक्वल टू यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2hg। सो अगर h1 का बात करें तो क्या होगा, यू वाई 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2hg डिवाइडेड बाई h2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं यू वाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2hg, 2hg गेट्स कैंसल्ड आउट, तो यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू वाई का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 60 डिग्री दिया हुआ है तो हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, यह अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, ये एंगल आपको दिया हुआ है 60, तो इसका इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी होता है u साइन 60, और दूसरा अगर 30 डिग्री दिया हुआ था तो इस वेलोसिटी में क्या होगा, u साइन 30। सो ऊपर वाला होगा आपका पहले वाला जो 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री होता है √3/2, तो u स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 4, और नीचे आपको u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 4 कैंसिल आउट, u स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपका जो वैल्यू आने वाला है वो किस में आने वाला है, 3 आने वाला है, मतलब 3:1, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कैलकुलेशन एक बार देख लेना भाई, है ना, कैलकुलेशन एक बार देख लेना। मास्टर करा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कैलकुलेशन भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फटाक फटाक से कराया जा रहा है कि आप सामने भी नहीं हो, सर गलत हो रहा है बताइए,
अगर गलत होता है तो अच्छी बात है, आप उसको लिख लीजिएगा कमेंट में, सर ये चीज़ कैलकुलेशन में गलत हो गया है ना, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, है ना, डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट आपको एक सवाल दिया हुआ है बच्चों कि द पाथ फॉलोड बाय ए बॉडी प्रोजेक्टेड अलोंग y एक्सिस इज गिवन बाय y इक्वल टू √3x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। इफ g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी। इनिशियल वेलोसिटी आपको बताना है। तो ये कौन सा दिया हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी से सवाल है। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी में अपन लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, y इक्वल टू हम जानते हैं tan थीटा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, x माइनस हाफ इंटू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो इसी इक्वेशन को इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया भाई, डेफिनेटली √3। सो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री तो आप दूसरा कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा टर्म का वैल्यू 1 है, तो जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। तो इसका मतलब tan यू स्क्वायर साइन 60 का वैल्यू हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर है, तो यहां पे यू स्क्वायर का वैल्यू 40 आ रहा है बच्चों। सो यहां पे आप बोल सकते हो u का वैल्यू 2√10। और √10 का वैल्यू कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं पाई, है ना, क्या बोल सकते हैं, पाई बोल सकते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल यहाँ पे बोला है प्रोजेक्टाइल हैव सेम रेंज। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सेम रेंज कौन कौन सा एंगल का होता है, बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकता हूँ सर। मान लो आपका θ1 एंड θ2 दो एंगल है, दोनों का वैल्यू अगर 90 डिग्री के बराबर होता है, मतलब ये कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो दोनों के लिए रेंज बराबर होता है। माइंड इट, क्या होता है, दोनों के लिए रेंज बराबर होता है, रेंज कांस्टेंट होता है, सेम होता है। अब वैल्यू निकाल के देख सकते हो। मान लीजिए इधर से आपका ये θ1 है, ये आपका u है ना, वेलोसिटी सेम है भाई, u x थीटा, यहाँ पे u साइन θ1। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो इसका वैल्यू, आप अगर बोल रहे हो ये θ2 जिसका वैल्यू 90 माइनस θ1, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो u cos 90 माइनस θ1 जिसको हम लोग u साइन थीटा बोल सकते हैं, और इधर u cos थीटा बोल सकते हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं, दोनों के लिए रेंज सेम होगा। देखिए रेंज का वैल्यू क्या होता है, r इक्वल टू 2ux इंटू यू आई डिवाइडेड बाई जी। पहले वाले में ux क्या है, u cos θ1, यू आई क्या है, u साइन θ1, 2 इंटू यू कॉस θ1 इंटू यू साइन θ1 डिवाइडेड बाई जी। दूसरे वाले में ux का वैल्यू u साइन θ1 हो गया, तो उल्टा ही हो गया, बस आंसर तो सेम हो गया ना। तो जब कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो दोनों का रेंज सेम होता है। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं इस सवाल का। तो प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ t1 एंड t2 बी द टाइम ऑफ फ्लाइट इन टू केसेस, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी। ये दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए, मैं आपको बता दूं, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का निकाल लीजिए। t1 इक्वल टू 2 u, पहले वाले का क्या है, साइन θ1 डिवाइडेड बाई जी। दूसरे वाले में क्या होगा, दो एंगल ले लेते हैं, है ना, 2u साइन θ2 डिवाइडेड बाई जी। बात समझे कि नहीं समझे? रेंज दोनों का क्या है, बराबर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रेंज कब बराबर होता है, जब θ2 का वैल्यू 90 माइनस θ1 होगा, मतलब दोनों का समेशन कंप्लीमेंट्री एंगल है। सो 2u cos θ1 डिवाइडेड बाई जी। सो t1 मल्टीप्लाइड बाई t2 इक्वल टू 2 इंटू 2u साइन θ1 इंटू cos θ1 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? बिल्कुल आ रहा है। जी स्क्वायर क्यों आ रहा है? ये जी मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा, है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये वाला जो मिल रहा है, एक जी हटा देंगे तो यहाँ पे आपको r मिल जाएगा। सो दिस इज योर r जो सेम आने वाला है t1 इंटू t2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r यहाँ पे बोला जा सकता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कौन ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 1 इज करेक्ट।
सिंपल है ना। और कुछ क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। एक और सवाल है यहाँ पे, सवाल देख लीजिए। एक सवाल है, ये बढ़िया सवाल है वैसे, है ना, मस्त आएगा आपको। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर ए ट्राइंगल, मतलब आप एक ट्राइंगल के ऊपर से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फ्रॉम वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बेस एंड ग्रेजिंग एट द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस। मैं समझा दूंगा। If alpha and beta be the base angles and theta is the angle of projection, then prove that tan theta equal to tan alpha plus tan beta। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्राइंगल हमने बनाया, ऐसे एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है। आपने यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, क्या कर दिया, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, यहाँ से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट टुई ऐसा इसने चूते हुए यहाँ पे जाके टकराया, ये आपका एंगल है। बात समझ में आ रहा है आपको। ये वाला जो है वो आपका r है, यहां से जो हाइट है हमें नहीं पता, ये मैक्सिमम हाइट है तो ये y मान सकते हैं। ये आपको बोला अल्फा, ये आपको बोला बीटा, और ये बड़ा सा एंगल जो है वो आपको बोला थीटा। सिंपल है। अब अगर इसको मैं x मानता हूं तो ये वाला पॉइंट होगा आपका r माइनस एक्स। सिंपल। सो मैं यहां पे बोल सकता हूं tan अल्फा का वैल्यू क्या बोल सकता हूं भाई, y डिवाइडेड बाई एक्स। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बिल्कुल गणित है ये, दूसरा कुछ भी नहीं है। क्या ये गणित है। तो देखिए गणित में क्या बोल रहा है। सो tan बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स। ये भी समझ में आ गया, दोनों का समेशन यहां पे कर लीजिए। अच्छा, दूसरा हमको जानते हैं, ये वाला आपका आएगा y इक्वल टू इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी, ये पॉइंट पे ये x है और ये आपका y है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है tan थीटा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इंटू एक्स माइनस, या फिर ऐसे इसको कॉमन ले लेते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। सो y इक्वल्स टू tan थीटा इंटू एक्स इंटू आर और ऊपर में r माइनस एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये y एक्स r डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स यही होने वाला है, इसका वैल्यू tan थीटा। अब ये दोनों को प्लस करके देखिए, ये एलसीएम y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस y डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स, एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, r माइनस एक्स कॉमन इंटू एक्स। सो ऊपर वाले में r माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। तो आर वाई बचेगा, ऊपर क्या बचेगा आपको, आर वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू आर माइनस वाई। तो देखिए ये दोनों समेशन हो गया, थीटा tan अल्फा प्लस tan बीटा और ये वाला आपका tan थीटा, तो दोनों तो बराबर हो गया, तो प्रूफ तो हो गया भाई। ये याद रखना है बच्चों, ये क्या करना है आपको, याद रखना है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ओए होए इतना आसान है, क्या करूं मैं, गणित ही तो लगाए हैं। किसी भी पॉइंट पे हमने गया, x पॉइंट लिया और वो ट्राइंगल का वर्टेक्स से सीधा नीचे एक पॉइंट ले लिया जिसको हम लोग y बोल रहे हैं, दिस इज हाइट। x पॉइंट पे हाइट कितना है, y है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी लगाए, दूसरा हम लगाए हैं कि अल्फा और बीटा का वैल्यू tan के फॉर्म में क्या आ रहा है, वो भी निकाल लिए। बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। नीचे कमेंट तो जरूर करो आया बोल के। चलिए आगे देखते हैं। ये एक सवाल है बच्चों यहाँ पे, तो बढ़िया सवाल है, इसको करने का क्या ही जरूरत है, बहुत ही आसान है। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ रूम ऑफ लेंथ 20 मीटर, height 5 meter, such that the ball moves along the length of room just touching the ceiling and drops on the other corner। ठीक है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बोल रहा है कि ये जो टच कर रहा है इसका हाइट आपको दिया हुआ है 5 मीटर, ये जो लेंथ है टोटल इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का क्या दिया हुआ है 20, तो ये तो आपको पता चल गया, ये रेंज दिया हुआ है और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 मीटर, ये तो समझ में आ गया। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर आपको निकालना हो तो आप ये भी निकाल सकते हो। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, बढ़िया तरीके से निकाल लेना है। यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम निकालते हैं, हम जानते हैं आर का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 2x ux uy डिवाइडेड बाई g होता है, और दूसरा ये वैल्यू दिया हुआ है आपका 20। एच मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है uy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इक्वल टू 5। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। दोनों को डिवाइड करते हैं, जी कैंसिल आउट हो जाएगा, uy कैंसिल आउट होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 4ux डिवाइडेड बाई uy इक्वल टू 4। ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 1।
अच्छा, यहां पे जो मिला है आपको ये क्या है, यू एक्स इक्वल टू यू वाई, दोनों बराबर है, ये तो हमें समझ में आ गया। दूसरा, अगर यू एक्स इक्वल टू यू वाई होता है तो ये एंगल का वैल्यू डेफिनेटली 45 ही तो होना है। हो, ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर आपको निकालना है तो ये 45 डिग्री एंगल से आप तो ये निकाल सकते हो। 45 डिग्री एंगल में ये रेंज आपको पता चल गया है कि नहीं। सो ये रेंज अगर पता चल गया है वो मैक्सिमम रेंज ही होने वाला है कि नहीं। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी होगा। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो यू स्क्वायर इक्वल टू 200 का अंडर रूट लगाना है। इसका मतलब यू का वैल्यू आ रहा है वो 10√2 आने वाला है। ये भी आपको समझ में आ गया, 10√2 बच्चों। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अरे वो क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी तो निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यू वाई कंपोनेंट, यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 10√2। सो 10√2 का वाई कंपोनेंट कितना होगा, 10√2 डिवाइडेड बाई √2, मतलब 10 आ रहा है। तो 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई जी, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई जी, दैट मीन्स 2 सेकेंड। मेरे हिसाब से ये सारे चीज हो गया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने क्या निकाला, आर और वाई का वैल्यू निकाला, आर और एच मैक्सिमम वैल्यू निकाला, दोनों को डिवाइड करा, ठीक है। जी कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर चला गया तो 4 इंटू यू एक्स डिवाइडेड बाई यू वाई बचता है, उधर 4 है, यू एक्स इक्वल टू यू वाई बन रहा है। यू एक्स इक्वल टू यू वाई होने से क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होता है, 45 डिग्री, फटाक से निकाल लिया। अगर ये 45 डिग्री है तो ये तो समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या निकालना है कि u का वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री एंगल पर रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, क्योंकि 45 यहाँ पे साइन 2 थीटा होता है तो खत्म कैल। तो यहाँ पे यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू आर। तो आर का वैल्यू आपको 20 मीटर दिया हुआ है, तो 20 इंटू 10 दैट इज 200। यू स्क्वायर का वैल्यू आपको समझ में आ गया, तो कैलकुलेशन यही बेहतर है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैसे निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं भाई, क्या है ना। टी इक्वल टू 2 यू वाई डिवाइडेड बाई जी, यू वाई का वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाई 2 सेकंड, फटाक से निकल गया। तो इसका मतलब आप जिस रूम में बैठे हुए ना, उस रूम के एक कॉर्नर से ऐसे प्रोजेक्ट किए, दूसरे कॉर्नर पे जाके गिरा। लेंथ कितना दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर पे जाके गिर रहा है, इसका मतलब आपका लेंथ दिया हुआ है 20, मतलब आई मीन क्या बोल रहा है इसके 20 नहीं, हाँ लेंथ तो 20 दिया हुआ है ना। और वो टच कर रहा है 5 मीटर को, तो सिंपली पता चल गया कि मैक्सिमम हाइट टू मैक्सिमम रेंज, आई मीन जो रेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। तो बस खेल तो हो गया है ना। तो ये था बच्चों, ठीक है। सो और कुछ नहीं है, इस चैप्टर में यही पे खत्म करते हैं हम। सो थैंक यू सो मच बच्चों। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं नोट्स, क्वेश्चंस ये सारे वहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा बच्चों, है ना। बात समझ में आ गया, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना, और कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, तभी जाके मैं ऑन डिमांड डाउट क्लास ले सकता हूँ बच्चों। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।